वेरी गुड डे एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं डॉक्टर आलोक पुरोहित, आपका हेल्थ कोच। आज इस एपिसोड में हम आपसे बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय के बारे में, जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। वैसे तो उपवास या फास्टिंग हम में से किसी के लिए भी ऐसा शब्द नहीं है जिसको हम जानते नहीं हो। हम सभी के घरों में, हम सभी के परिवारों में, चाहे हम किसी भी रिलीजन से आते हों या किसी भी जोन से आते हों, किसी ना किसी तरह की फास्टिंग हमारे रिलीजन में ज़रूर होती है। और फास्टिंग हमारे यहाँ बहुत सैकड़ों सालों से की जाती रही है। और शायद हमारी पिछली जनरेशन्स में हम उन लोगों में से हैं, फॉर्चुनेट या अनफॉर्चुनेट, जिन लोगों के आगे हमेशा सिर्फ खाने के ऑल्टरनेटिव्स उपलब्ध रहते हैं। और हम उन लोगों में से एक हो चुके हैं जो कभी न कभी लगातार खाने के ऊपर थ्राइव करते रहते हैं। लेकिन हमारे एंसेस्टर्स कभी भी ऐसे नहीं थे, या हमारी पुरानी जनरेशन्स में यदि आप देखें तो उनके खाने के पैटर्न में हमसे कहीं ज़्यादा डिसिप्लिन कभी हुआ करता था। इसलिए द इंसिडेंस ऑफ मेटाबॉलिक डिजीजेस वॉज वेरी वेरी लो, यानी उस ज़माने में मेटाबॉलिक डिजीजेस के रेट्स काफ़ी कम हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा मोटापा भी नहीं था। एंड दोज पीपल यूज टू लिव मच लॉन्गर देन वॉट वी आर एक्सपेक्टिंग टू लिव। कहने के लिए लॉन्जेविटी बढ़ी है, लेकिन द पेन्स एसोसिएटेड विद डिजीज दे आर कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग। हम उम्र में शायद बढ़ रहे हैं, लेकिन एक सर्टन हेल्दी एज के बाद हमारा डिपेंडेंस ड्रग्स के ऊपर, मेडिकल एड के ऊपर इतना ज़्यादा हो गया है कि जो लाइफ का जो चार्म है एक सर्टन एज के बाद, वो धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। लोग ओल्ड एज से डरने लगे हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग में दो शब्द शामिल हैं। एक है इंटरमिटेंट, यानी रह रहकर बीच बीच में, और फास्टिंग यानी ऐसे पीरियड्स जिन पीरियड्स में आप कुछ नहीं खाते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसा टूल है जिसमें आप अपनी बॉडी को ये परसीव करा सकते हैं कि किसी तरह की इमरजेंसी या स्टारवेशन का पीरियड वो फेस कर रही है। इसके कारण बॉडी अपने सिस्टम से अपनी एनर्जी को लगातार बढ़ाती है, और इसके चलते आपकी बॉडी में जो भी डिपॉजिटेड एनर्जी है या जो फैट्स के स्टोर्स होते हैं, उनमें से एनर्जी को निकालने की प्रक्रिया शुरू होती है। बाय नेचर ये एक बहुत मुश्किल काम है कि अगर हम अपनी बॉडी को समझना चाहें, क्योंकि उसका अपना एक अलग चरित्र है। आप जब भी एक डेलिब्रेट स्थिति निर्माण करेंगे जिसके अंतर्गत उसको स्टारवेशन की अनुभूति होगी, एक्सेसिव स्टारवेशन, या जिसको आप कहते हैं ऐसी स्थिति क्रिएट करना जिसमें आप एक भुखमरी की स्थिति को अगर क्रिएट करें, तो बॉडी दो तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकती है। पहला रिस्पॉन्स होता है कि बॉडी अपने फैट्स या अपनी डिपॉजिटेड एनर्जी को बर्न करके आपको लगातार एनर्जी देती रहती है। और दूसरे तरीके से यदि वो रिस्पॉन्ड करे, जो कि एक नेगेटिव रिस्पॉन्स है, कि वो अपने मेटाबॉलिज्म को भी इतना स्लो कर लेती है कि उसका एक्सपेंडिचर ही अपने आप में कम हो जाता है। यानी आप एक प्लेटो को हिट कर जाते हैं जहाँ से आपका वजन गिरना कम हो जाता है। और ऐसे प्लेटो की स्थिति में जाने से अच्छा है कि आप डिसिप्लिन्ड पैटर्न्स फॉलो करें इंटरमिटेंट फास्टिंग के। और इसको इंटरमिटेंट इसीलिए कहा जाता है कि हम इन पीरियड्स को वेरी करते हैं। कभी भी बॉडी को एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न नहीं दिया जाता, ताकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे हमारी मसल मेमोरी होती है, एक ही काम को करते करते हम अंधेरे में भी उस जगह से सामान उठाने लगते हैं, वैसे ही आपकी बॉडी भी समझ जाती है कि अब अगर 10 बज रहे हैं तो आज इसके बाद मुझे अगला खाना ठीक 8 बजे ही मिलने वाला है। उस स्थिति से उसको बचाने के लिए हम हमेशा इंटरमिटेंट का मतलब इन पीरियड्स को वेरी करना है, इनके पैटर्न्स को वेरी करना, ये कुछ तरीकों से इंटरमिटेंट फास्टिंग को हम एग्जीक्यूट करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के कई पैटर्न्स हो सकते हैं। कुछ लोग 12 घंटे की फास्टिंग करते हैं, यानी 12 घंटे कुछ भी नहीं खाना और उसके बाद अगले 12 घंटे में खाना। जो थोड़ा और ज़्यादा उसको खींच सकते हैं वो 16-8, यानी 16 घंटे कुछ नहीं खाना और 8 घंटे के अंदर 1 या 2 या 3 मील्स जो भी वो लेना चाहते हैं वो खाना। कुछ लोग 24 आवर्स पर जा सकते हैं, और जाने के लिए अगर आप देखें तो अप टू 181 डेज पीपल हैव सर्वाइव्ड ओनली ऑन वाटर फास्ट। सिर्फ पानी के ऊपर वो वाटर फास्ट कर पाए हैं, लेकिन वो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं और बहुत ही एक्सट्रीम टास्क्स होते हैं जिनको शायद हम सब अपनी आम जिंदगी में कभी जिसके बारे में सोचना भी नहीं चाहेंगे। लेकिन हमारे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें मेटाबॉलिक डिस्ट्रेस की या मेटाबॉलिक सिंड्रोम की, जिसमें हम ऑलवेज हाई शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और विसरल फैट जैसी समस्याओं से गुजरते हैं, इन सब को यदि एड्रेस अगर आपको करना है और बॉडी को ये मौका देना है कि वो अपनी डिपॉजिटेड एनर्जी को बाहर निकाले ताकि आप वेट लूज करें, आपके ऊपर मेटाबॉलिक लोड कम हो, आपकी नीड्स कम हो और ग्रेजुअली आपका सिस्टम
अपने मेटाबॉलिक रेट को वापस हासिल कर ले और जो भी एक्सेसेस इन द पास्ट हुई हैं उनको निकालने का कुछ ना कुछ तरीका आपका शरीर ढूंढ सके। अगर आप फास्टिंग को अडॉप्ट करते हैं और डिपेंडिंग ऑन आप कितनी इंटेंसिटी से फास्टिंग करते हैं, लगभग 3 से 6 किलो तक आप एक महीने में लूज कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही हेल्दी वेट लॉस होता है, और वो भी बिना किसी ऐसी स्थिति को उत्पन्न किए हुए जिसको हम भूखमरी कहते हैं। यानी आप लगातार कुछ उन 8 घंटों में 10 घंटों में जो भी अपनी ईटिंग विंडो आप बनाते हैं उस विंडो में आप कुछ ना कुछ खाते रहेंगे, और साथ ही साथ 12 से 14 घंटे या 16 घंटे आप अपनी बॉडी को वो आराम देंगे जिसके दौरान वो बहुत सारा दूसरा काम करके आपके फैट्स को निकाले, आपकी बॉडी में रिपेयर्स कर सके और दूसरे फंक्शंस उसके नॉर्मलाइज हो सके। इंटरमिटेंट फास्टिंग उन लोगों के लिए एक बहुत ही रामबाण औषधि है, यानी इट्स अ बून टू दोज पीपल जो कि एक्टिविटी में रीजनेबली लो होते हैं, यानी जो बहुत हैवी एक्सरसाइजेज नहीं करते या जिनको करने के लिए एडवाइजेबल नहीं है, या अगर आप उसको दूसरे नज़रिए से देखें तो फास्टिंग के दौरान आपको हैवी एक्सरसाइज करना एडवाइजेबल भी नहीं होता है, क्योंकि आपकी बॉडी कभी भी इमरजेंसी में नहीं जानी चाहिए कि वो अपना फैट बर्निंग का मोड छोड़ के इमरजेंसी में एक्सेसिव ग्लूकोज की डिमांड करने लग जाए। यानी आप जब भी फास्टिंग पर होते हैं तब आप बहुत ही मॉडरेट एक्सरसाइजेस जैसे साइकिलिंग, वॉकिंग, योगा, पिलाटेस, ऐसी हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं जो कभी भी इमरजेंसी के मोड में आपको ना लेकर जाएं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आपको सफिशिएंट लिक्विड्स लेने चाहिए। लिक्विड्स का मतलब आप किसी भी डाइट, किसी भी सोडाज या कोलाज या ऑरेंज ड्रिंक्स को नहीं पीना है। आपके लिए सबसे अच्छी ड्रिंक और सबसे सुरक्षित ड्रिंक इस दौरान होती है पानी, यानी वाटर इनटेक विल हेल्प यू टू डिटॉक्सिफाई। आप अपनी बॉडी से सारे टॉक्सिन को निकाल पाएंगे। मेटाबॉलिक जो डिस्कार्डेड वेस्ट होता है उसको निकालने में भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी, और इससे आपकी बॉडी में इंटरनल क्लीनिंग का इनिशिएशन होता है। आइए हम एक 16-8 इंटरमिटेंट फास्टिंग पैटर्न के बारे में बात करते हैं। अगर आप अपने खाने के घंटे फिक्स करते हैं 11 से लेकर शाम 7 बजे तक, ये फ्लेक्सिबल हो सकता है, आप इसको 12 से 8 भी कर सकते हैं या 10 से 6 भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपके ऑफिस के घंटे क्या हैं, आपको क्या सूट करता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको खाने की जो विंडो है उसको सिर्फ 8 घंटे की आपको रखना है। आइए हम बात करते हैं जब आप अपना लास्ट मील लेते हैं वहाँ से सुबह तक की साइकिल किस तरह से चलती है। अगर आप अपना लास्ट मील 7 बजे खाते हैं तो आप यूजुअली देखेंगे कि पहले 3 घंटे में, यानी खाना खाने के लगभग 3 घंटे बाद तक आपकी इंसुलिन की जो एक्टिविटी होती है वो अपने पीक पर होती है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू हैव ईटन। अगर आपके उसमें कार्बोहाइड्रेट खाने में ज़्यादा है तो इंसुलिन थोड़ा सा ज़्यादा पीक कर सकता है, और यदि आप कम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं तो आपकी इंसुलिन का पीक थोड़ा पहले भी आ सकता है। और जैसे ही वो जो खाना आपका इनटेक में आता है उसको हैंडल करने के बाद इंसुलिन के लेवल्स धीरे धीरे नीचे जाने लगते हैं और बॉडी ग्रेजुअली ग्लाइकोजन पर शिफ्ट करती है एज एन एनर्जी सोर्स। ग्लाइकोजन आपकी बॉडी में, आपकी मसल्स और लिवर में स्टोर्ड वो एनर्जी के सोर्सेज हैं जिनका उपयोग बॉडी तब करती है जब उसको किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी नहीं मिल रही होती है। यानी आपके ग्लाइकोजन के स्टोर्स अगले 3 से 5 घंटे इस उपयोग में आते रहते हैं और ग्रेजुअली वो 4 से 5 घंटे में डिप्लीट होने लगते हैं। यानी वो जो डिपॉजिट किया होता है बॉडी ने इमरजेंसी यूज़ के लिए, वो जैसे आप किसी ज़माने में आपके बाइक में एक रिजर्व में पेट्रोल होता था, यानी जो चलने के लिए आखिरी 50 किलोमीटर के लिए एक लाल निशान आपने देखा होगा अपने फ्यूल मीटर में, उस तरह से बॉडी अपने ग्लाइकोजन के स्टोर्स को मैनेज करती है। जैसे ही आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स ख़त्म होने पर आते हैं, आपकी बॉडी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फैट बर्न करने के मोड पर स्विच करती है। यानी अगर आप 7 बजे से देखें तो करीबन 10-11 बजे तक आपके इंसुलिन के लेवल्स पीक होते हैं, फिर 3 या 4 बजे तक आपकी बॉडी ग्लाइकोजन पर रन करती है, और उसके बाद आपकी बॉडी में एक नया एनर्जी का सोर्स होता है जो बॉडी खुद डिसाइड करती है कि आपको एनर्जी देनी है, डिपेंडिंग ऑन, इस बात पर निर्भर करते हुए कि आपकी जो बायो क्लॉक है वो लाइट से ड्रिवन है, और सुबह लाइट के समय यानी जब आप उठने की स्टेज में होते हैं तो आपका शरीर ऐसा ट्यून्ड होता है कि आपकी एनर्जी को, आपकी ब्लड शुगर, आपके ब्लड प्रेशर और ओवरऑल एनर्जी लेवल्स को, स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ाकर आपको इतना चार्ज करके उठाता है ताकि आप अपना बिस्तर छोड़ते वक्त नीचे न गिर जाएं। इतनी एनर्जी आपकी बॉडी में आपका शरीर ऑटोमेटिकली बिल्डअप कर देता है।
और जब आप सुबह उठते हैं तो आप उस मोड में होते हैं जहां आपकी बॉडी में इंसुलिन के लेवल्स बहुत नीचे होते हैं, और जब आपकी बॉडी दूसरे सोर्सेस से आपको एनर्जी दे रही होती है। ग्लाइकोजन के टाइम पर तो बॉडी अपने स्टोर्स को यूज़ करती है, लेकिन ग्लाइकोजन के ख़त्म होने के बाद ग्लूकोनियोजेनेसिस से आपकी बॉडी आपके डिपॉजिटेड फैट्स और इवन अमाइनो एसिड्स को बर्न करके आपको एनर्जी दे सकती है। उस दौरान सबसे पहले आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि इस बढ़ी हुई एनर्जी को बर्न करने के आप मौके तलाशें, यानी बजाय इसके कि सुबह सुबह आप कुछ खाना शुरू करें, आप एक लंबे वॉक पर निकल जाएं, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, या अपने शरीर को ये मौका दें कि उसकी निकाली हुई एनर्जी का आप कुछ ऐसा उपयोग करें ताकि आप वापस से उसको स्टोर करने की शुरुआत ना कर दें। फास्टिंग में बिकॉज आप 16-8 का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो आपको अपना ब्रेकफास्ट सुबह स्किप करना ज़रूरी है। वो इसलिए भी है क्योंकि आपको शायद वो फीलिंग ब्रेकफास्ट करने की नहीं आती है। एज अ हैबिट आप बहुत सालों से कर रहे होंगे, लेकिन आपकी ज़रूरत नहीं होती है। यदि आप अपने ब्लड शुगर्स को मैनेज करें, अपनी एनर्जी के लेवल्स को यदि आप सुबह देखें, तो आपकी शायद आवश्यकता नहीं होती कि आपको तत्काल रूप से कुछ खाना पड़े। आपकी एक्सरसाइज से आने के बाद अपने रूटीन में आप अपनी ऑफिस की तैयारी या अपनी दूसरी गतिविधियां पूरी कर सकते हैं, और आप अपने ऑफिस या आप जहां भी जिस रूटीन में भी हों आप अपने काम में लग सकते हैं। और 11 बजे के आसपास आपको अपना पहला मील एक बहुत स्लो स्पीड में कुछ खाना शुरू करना चाहिए, और 11 से 11:30 के बीच में आपको अपना पहला मील खा लेना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप पूरे 16 घंटे आपने जो कुछ नहीं खाया है, तो आपकी बॉडी को सबसे पहले इंसुलिन लेवल्स में ड्रॉप मिला। इंसुलिन के नीचे जाने का मतलब होता है बॉडी में से सोडियम का और पानी का छूटना। इंसुलिन इन दोनों चीज़ों को रिटेन करता है। आप जैसे ही फास्टिंग के मोड में जाएंगे और कुछ दिन फास्टिंग करेंगे, आपको विद इन अ डे और 2 या 3 दिन में आपको एक्सपीरियंस होने लगेगा कि आपकी ब्लोटिंग कम होने लगती है, यानी आपका वाटर वेट, आपकी बॉडी में कंटेंट जो फ्लूइड्स हैं जिसके कारण आपको अंदर बहुत प्रेशर या ब्लोटिंग महसूस होती है, उसमें सबसे पहले परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। और जब आप अपने आप को 4 से 5 दिन के बाद शीशे में देखेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ चेंजेस आने शुरू हो रहे हैं। लेकिन ये स्टेज चेंजेस की जो होती है वो सिर्फ इंसुलिन के लेवल्स ड्रॉप करने से आने लगती है। और फैट बर्निंग की जो स्टेज है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस और ख़ास तौर से ग्लूकोगॉन के एक्शन से इनिशिएट होती है, क्योंकि इंसुलिन के लेवल्स जब कम होते हैं तो ग्लूकोगॉन आपकी बॉडी से एनर्जी को निकालने का काम करता है। हमारे पिछले वीडियोस में आपने एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक फेज के बारे में पढ़ा होगा। जब आप एनाबॉलिक स्टेज में हो रहे होते हैं तब आप कुछ बना रहे होते हैं, यानी कुछ जमा कर रहे होते हैं, लेकिन कैटाबॉलिक स्टेट में आप जो जमा किया हुआ है उसको खर्च करने की कोशिश करते हैं। वेट लॉस का और लॉ ऑफ एनर्जी के हिसाब से एक बहुत सिंपल सिद्धांत है। यदि आप अपना ज़्यादा समय कैटाबॉलिक स्टेज में मेंटेन करें, एक हेल्दी कैटाबॉलिक स्टेज में, तो आपके लिए वेट लॉस के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। और जब आप फास्टिंग इस तरह से करते हैं तो आप अपने पहले मील को 11 बजे खाकर, शाम अब जो लास्ट मील आपका 7 बजे खाकर, आप 16 घंटे के लिए अपनी बॉडी को इतना समय देते हैं कि बॉडी बहुत सारे वो काम कर सके जो बहुत फ्रीक्वेंट ईटिंग के कारण आपकी बॉडी कर ही नहीं पाती है। आप अगर हर 3-3 घंटे में कुछ खाते हैं तो आपके इंसुलिन लेवल्स फिर बढ़ते हैं, फिर 2-3 घंटे में कम होते हैं, फिर आप कुछ ना कुछ खा लेते हैं, फिर इंसुलिन लेवल्स बढ़ते हैं, और इंसुलिन लेवल्स के बढ़ने का अर्थ है आप एनाबॉलिक स्टेज में मूव कर जाते हैं। यानी इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन होने की वजह से हर बाइट आप जो खाते हैं उस बाइट को किसी ना किसी तरह से या तो आपके सेल्स में धकेलता है, और अगर उस एनर्जी का उपयोग नहीं होता है तो उसको फैट बनाकर आपकी बॉडी में स्टोर कर देता है। आपको यहाँ ज़रूरत है फास्टिंग में अपने फैट स्टोर्स को निकालने की, और अगर आप बार बार रिपीटेड ईटिंग करते हैं तो आप फैट जमा करने की स्टेज में वापस एंटर कर जाते हैं। इंसुलिन के पहले एक्शन के बाद ग्लूकोगॉन का दूसरा एक्शन शुरू होता है, और उसके बाद जैसे ही बॉडी आपकी फैट बर्निंग की स्टेज में आती है, आप कीटोन्स आपकी बॉडी में बढ़ने लगते हैं, बिकॉज कीटोन्स आपकी बॉडी के लिए एक ऑल्टरनेट फ्यूल सोर्स हैं जो कि एक स्टारवेशन की स्टेज में आपके शरीर को एनर्जी देने का काम करते हैं। जैसे ही आपके शरीर में ब्लोटिंग कम होती है और आपका ब्लड प्रेशर भी ग्रेजुअली नीचे आने लगता है, क्योंकि ब्लोटिंग की वजह से जो प्रेशर आपकी बॉडी के अंदर होता है उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर टेम्परेरी तौर पर बढ़ा हुआ आपको एक्सपीरियंस होता है। जैसे ही ये स्थितियाँ शुरू होती हैं आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी घटने लगता है,
और जैसे ही इन्फ्लेमेशन घटता है आपकी रिकवरी की प्रक्रिया, यानी आप जिस स्टेज में हैं जहाँ पर इन्फ्लेमेशन के कारण आपके बहुत सारे दूसरे डिस्ट्रेस के एलिमेंट्स बढ़ जाते हैं, उन सब में सुधार होने की शुरुआत हो जाती है। जब आप फैट बर्निंग के जोन में एंटर करते हैं तब लाइपोलिसिस की प्रोसेस से आपकी बॉडी में सबसे पहले जो खर्च होता है वो है ट्राइग्लिसराइड्स। ये आपको बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि जिन लोगों को ट्राइग्लिसराइड्स की समस्या है उनको फास्टिंग से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। यदि वो 12 से 15 घंटे की फास्टिंग भी करते हैं तो ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनके ट्राइग्लिसराइड्स भी कंट्रोल में आने शुरू हो जाते हैं। इसी दौरान बॉडी अमाइनो एसिड्स को भी ब्रेक करके आपको एनर्जी दे सकती है। इसके बाद जो रियल फैट बर्निंग की प्रोसेस है, जिसको हम कहते हैं कीटोसिस, आप उसमें एंटर करते हैं। यानी अब तक सबसे पहले आपका इंसुलिन ने काम किया, उसके बाद ग्लूकागॉन ने आपकी बॉडी में से एनर्जी को निकालने के लिए जो भी वो कर सकता है उसने किया। आपके डिप्लीशन हुआ आपके ग्लाइकोजन लेवल्स में, उसके बाद आपकी बॉडी ने ट्राइग्लिसराइड्स को बर्न किया और साथ साथ कुछ अमाइनो एसिड से भी एनर्जी आपको दे दी। इसके बाद आप रियल फैट बर्निंग जोन में जाएंगे, जिसको हम कहते हैं कीटोसिस। यानी बॉडी एक्चुअल फैट्स की बर्निंग जब शुरू करती है तो उससे कीटोन्स बनाती है, और कीटोन्स को उस स्टारवेशन की कंडीशन में एज एन ऑल्टरनेट फ्यूल आपका शरीर यूज करना शुरू करता है। और जब ये कंडीशन बहुत प्रोलॉन्ग लेवल पर लंबे घंटों तक अगर आप सस्टेन करते हैं तो आपके वेट लॉस का रेट या जो पेस ऑफ लॉस ऑफ वेट है वो उसमें काफ़ी बढ़ोतरी होती है। जो लोग 18 से 24 घंटे की फास्टिंग कर पाते हैं या और भी प्रोलॉन्ग फास्टिंग करते हैं, वो ऑटोफेजी जैसी स्थिति को हासिल कर लेते हैं, जिसमें आपकी बॉडी आपके वेस्ट सेल्स को या जो भी डिसफंक्शनल एलिमेंट्स हैं आपकी बॉडी में उनको बर्न करके एज अ फ्यूल इस्तेमाल करती है एंड इट गेट्स रिड ऑफ देम। इस समय पर आपकी इम्यूनिटी पीक करती है, नए सेल्स का निर्माण होता है, आपके जो टी सेल इम्यूनिटी है वो आपके बोन मैरो से निकलने लगती है, और साथ ही स्टेम सेल्स का फॉर्मेशन वापस से शुरू होता है। ये वो स्टेज है जिसमें जाने के बाद आप एक तरह से अपनी एजिंग को रिवर्स करना शुरू कर देते हैं। यानी जैसे जैसे आपकी बॉडी में ये सब चीज़ें बढ़ने लगती हैं, योर एज विल स्टार्ट रिवर्सिंग। यानी आपके लुक्स, आपके चेहरे, आपकी स्किन, आपकी जो ओवरऑल बॉडी फंक्शनिंग है उसमें इतना इम्प्रूवमेंट आता है जैसे आज से 4 या 5 साल पहले था। जब आप ये करते हैं तो फास्टिंग का आपका अल्टीमेट गोल आपको हासिल होता है। अगर आपका उद्देश्य सिंपल डायबिटीज़, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन को ट्रीट करना है या रिवर्स करना है तो आप सिर्फ 18-6 या 1 मील अ डे टाइप की फास्टिंग से भी इसको हासिल कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, वो लोग जो टाइप 1 डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, जिनको कोई और कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, या कोई प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई ये करना चाहता है तो उनके लिए बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। जब भी आप ये करते हैं हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह को लेकर ही कीजिए, बिकॉज जब भी आप फास्टिंग शुरू करेंगे और अगर अपनी मेडिसिन में कोई चेंज नहीं करते हैं, इंसुलिन के एडमिनिस्ट्रेशन में कोई चेंज नहीं करते हैं, तो आप बहुत मुसीबत का सामना करेंगे। आपको हाइपोग्लाइसीमिया जैसी कंडीशंस का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप में कुछ डेफिशिएंसी हैं या कुछ दूसरे इश्यूज़ हैं तो आपको चक्कर भी आ सकते हैं। या आपको हमेशा जब भी आप ये करें अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करके कीजिए, और आप अपने शेड्यूल को अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर डिस्कस कीजिए ताकि आपके अपने मेडिकेशन को वो आपके साथ एडजस्ट कर सकें। ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है यदि आप अपनी एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ को रिवर्स करना चाहते हैं। अगर इसकी शुरुआत आप करें और एक अच्छे डाइट प्लान के साथ करें, यानी 8 घंटे की आपकी ईटिंग विंडो में आप कोई और दूसरी बदमाशी ना करें कि आप जितना भी ना खाने वाला पीरियड है उसकी कैलोरीज को भी आप इन 8 घंटों में ही अगर कवर कर देंगे तो आपके लिए फिर इसका करना किसी काम का नहीं रह जाएगा। यानी आपको डिसिप्लिन उन 8 घंटों में भी मेंटेन करना है, और साथ ही साथ जो बाकी के 16 घंटे हैं उसमें आपको रिलैक्सेशन, एक्सरसाइजिंग, डिटॉक्सिफिकेशन, इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। और यकीन मानिए जो नहीं खाने का पीरियड है वो आप कुछ समय के बाद इतना एंजॉय करेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि फास्टिंग की स्टेज मेरे लिए कुछ खाने के बाद की स्टेज से कहीं ज़्यादा एनर्जेटिक है। आपके ब्रेन में ज़्यादा क्लैरिटी होती है, आपके ऑर्गन्स बेहतर फंक्शन करते हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी का एक्सपीरियंस करते हैं, आपकी बॉडी को बहुत रेस्ट मिलता है, इन्फ्लेमेशन से मुक्ति मिलती है।
इन सब को हासिल करने के बाद आप अगर उस एक्सपीरियंस को एक बार हासिल करेंगे तो शायद आप तब समझ पाएंगे कि मैं क्या कहने की आपसे कोशिश कर रहा हूँ। अब आपका आखिरी सवाल होगा कि आप जब नहीं खाते हैं उस दौरान 16 घंटों के दौरान क्या आपको भूख नहीं लगेगी? आपकी बात बिल्कुल सही है। भूख एक ऐसा मैकेनिज्म है जो हमको बेवकूफ़ बनाने के लिए प्रकृति और हमारा शरीर यूज़ करता है। यानी जब आपका शरीर ये डिसाइड करता है कि मुझे अपना जमा किया हुआ खर्च नहीं करना है, तो आपको किसी भी तरह से वो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है। यानी आपको इशारे देगा कि आपको भूख लग रही है, आपका पेट खाली हो गया, अब अगर कुछ नहीं निकला तो आपको चक्कर आ जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी शुगर डाउन हो जाए। आपको तरह तरह की फीलिंग्स अंदर आती हैं। और जब भी आपको हंगर की फीलिंग आती है, सबसे पहले ये काम कीजिए, आप 2 ग्लास पानी पीजिए और उस मोड से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। अपने आप को व्यस्त रखिए। 2 या 3 दिन के बाद जैसे ही आप इस रूटीन में आ जाते हैं, वैसे ही आप पाएंगे आप अपनी भूख के ऊपर काबू करना शुरू कर देंगे। यानी आपको सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन आपका इम्प्रूव होने लगेगा। इंसुलिन कम होने की वजह से आपका सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन हमेशा बढ़ता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप आमतौर पर देखेंगे कि आपके ग्रेलिन के लेवल्स इंक्रीज होते हैं। ग्रेलिन आपकी भूख का हार्मोन है। जब इस हार्मोन में बढ़ोतरी होती है तो आपको भूख का एहसास होता है। और साथ ही साथ लेप्टिन, जो कि आपको सैटिस्फैक्शन की फीलिंग देता है, लेप्टिन भी धीरे धीरे कम होने लगता है। यानी सैटिस्फैक्शन कम और भूख ज़्यादा। और उस सेंस को ओवरकम करने के लिए आपको पानी पीना सबसे अच्छा उपाय है। और इस 16 घंटे के दौरान आप ब्लैक टी, ग्रीन टी, नींबू पानी, नॉर्मल पानी अगर चाहें तो पी सकते हैं, जब तक आप कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करते जिसके कारण आपकी बॉडी में इंसुलिन का सेक्रेशन वापस शुरू हो जाए थोड़ा या ज़्यादा। तब आप फास्टिंग की इस पूरी प्रक्रिया को ब्रेक करते हुए पाए जाएंगे। यानी अगर आप अपना फास्ट नहीं तोड़ना चाहते तो कोई भी कंजम्पशन ऐसा मत कीजिए जिसकी वजह से आपकी बॉडी में वापस से इंसुलिन बनना शुरू हो जाए। अगर आप इतना ही डिसिप्लिन अगर हासिल कर लें अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग में, तो आप अपनी हेल्थ को एक नए लेवल पर लेकर जा सकते हैं। और 3 से 4 महीने के बाद अगर इसी डिसिप्लिन से फॉलो करते हुए यदि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को पूरा करते हैं और लगातार इसको मेंटेन रखते हैं, तो आप पाएंगे कि आपके जो पैथोलॉजी के पैरामीटर्स हैं, यानी जब आप टेस्ट कराएंगे 3 से 4 महीने के बाद, तो आप शायद खुद अपने आप के ऊपर बहुत आश्चर्य करेंगे कि आपने कैसे कर लिया। आप करके देखिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप में वो परिवर्तन है तो शायद आप मेरी बात को एंडोर्स करेंगे। आखिरी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात, जब भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में सोचें तो हमेशा ये ध्यान रखें कि इंटरमिटेंट का अर्थ होता है इस पैटर्न को लगातार तोड़ते रहना बीच बीच में। यानी इस पूरे शब्द का अर्थ है बीच बीच में, फ्रॉम टाइम टू टाइम। जब आप ऐसा करते हैं तो आप किसी भी एक पैटर्न को लगातार नहीं करते। जैसे अगर आप आज 18 घंटे कुछ नहीं खाते हैं, कल 6 घंटे में अपने 2 मील्स लेते हैं, तो एक दिन के बाद आप 16 घंटे कुछ मत खाइए और बाकी 8 घंटे में अपने 2 मील्स ले लीजिए। उसके बाद एक दिन ऐसा रखिए जिसमें आप 3 छोटे छोटे मील्स ले लें। उसके अगले दिन आप केवल 500 कैलोरी का एक छोटा सा मील 2 बार में डिस्ट्रीब्यूट करके ले लीजिए। एक दिन आप नॉर्मल मील्स 2 या 3 बार लीजिए, उस दिन कोई फास्टिंग मत कीजिए। आप जैसे ही एक अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न अपनी बॉडी को सिखाएंगे, आपकी बॉडी ग्रेजुअली उसके साथ ढलते हुए इतनी फ्लेक्सिबिलिटी को गेन करेगी कि जिस दिन स्टार्वेशन का मोड होगा उस दिन बॉडी फैट को बर्न करेगी, और जिस दिन उसके सैटिस्फैक्शन का टाइम होगा या जिस दिन उसको फीड मिलना होगी उस दिन वो उतना एक्सेसिवली एक्टिवेटेड नहीं होगी। यानी आप बॉडी को एक अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न सिखाएंगे या उसको बॉडी को ट्रेन करेंगे। जैसे वो आपको भूख के सेंसेशन से बार बार बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करती है, आपको भी इंटरमिटेंट फास्टिंग से उसको उसी तरह का ट्रीटमेंट देना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग को बहुत ध्यान से समझिए और अपने पैटर्न्स को ग्रेजुअली इंप्लीमेंट कीजिए। अगर आप इसको समझदारी से करते हैं और अपने डॉक्टर की सलाह के साथ करते हैं तो आप अपनी हेल्थ में बहुत नए आयाम हासिल करेंगे, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको ये अंदेशा होगा कि आपने जितना भी समय बहुत एक्सेस कंजम्पशन में पिछला बिताया है बहुत सालों में, वो अपने आप में एक तरह से अपराध बोध था, और आप इससे बहुत जल्दी बाहर आएंगे और बहुत अच्छे स्वास्थ्य को हासिल करेंगे।
इस वीडियो से यदि आपको कुछ भी सीखने के लिए मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स में इसको सर्कुलेट कीजिए। हो सकता है उन्हें भी इस चीज़ से कुछ फ़ायदा मिले। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में हमारे नए वीडियोस आपके बिना फिक्र किए आपको रिमाइंडर के नोटिफिकेशंस देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम।